का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। आज 3 दिन बाद मनी सेंट्रल आ रहा है, लेकिन आज का मनी सेंट्रल बेहद रोचक है। आज तमाम ऐसी खबरें हैं जो बीते 2-3 दिनों में आई, और बड़ी खबर आज है सबसे ज्यादा अदानी समूह से जुड़ी। एक बार फिर अदानी समूह से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें तैर रही हैं जिनका असर अदानी समूह के शेयरों पर देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। क्या वो खबरें हैं और कौन सी खबरें हैं, ये सब हम आपको बताएंगे ऑन द शो में। लेकिन उससे पहले खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कि कौन सी खबरें आज शो का हिस्सा हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करेंगे गोल्ड की एक खबर के साथ। सोने ने तगड़ा रिटर्न दिया, लेकिन इसके बाद भी क्यों घट रहा ईटीएफ का निवेश? कितना घटा निवेश, ये बताएंगे। कब तक सोना चमकता रहेगा, आउटलुक क्या है, ये बताएंगे। क्यों महंगी हो रही दालें, थोक महंगाई के आंकड़ों के भीतर क्या छिपा है? क्या है मार्च में निर्यात गिरने की वजह? मार्च में निर्यात गिरा, ओवरऑल पूरे साल की बात करें तो निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई, हल्की फुल्की बढ़ोतरी है, बट मार्च में निर्यात टूटा। किन देशों के लिए टूटा, क्यों टूटा, किन चीज़ों का टूटा, ये तमाम चीज़ें हम बताएंगे। सेबी ने बढ़ाया अदानी समूह पर जांच का दायरे में अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? जांच की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या कुछ आगे होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्रेडिट कार्ड से खर्च में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। क्रेडिट कार्ड से लोग काफ़ी खर्च कर रहे हैं। पूरे वित्त वर्ष के दौरान 47% से ज़्यादा रिकॉर्ड खर्च हुआ है पिछले साल की तुलना में। क्यों हुआ ऐसा, क्या वजह है इसके पीछे, ये आपको बताएंगे आज मनी सेंट्रल में। कुछ खबरें और भी हैं जो झटपट का हिस्सा होंगी। शुरुआत गोल्ड की खबर के साथ। सोने की कीमतें वैश्विक बाजार में, घरेलू बाजार में लगातार तेज बनी हुई हैं। आज भी अगर आप बात करें तो 60,000 से ऊपर भाव है प्रति 10 ग्राम सोने का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भाव $2,000 प्रति ऑन से ऊपर है। 2000 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही वो मनोवैज्ञानिक स्तर है कि जिसके ऊपर अगर सोना चल रहा है, टिका है। 2023 का भाव है अगर आप एग्जैक्ट भाव देखें, लेकिन 2000 से ऊपर जब तक सोना है, टिका है, बना है, तब तक तेजी की गुंजाइश, तेजी की संभावनाओं को बल मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर यह आई कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स ने निवेश को घटाया है, और यह घटकर 4 साल के निचले स्तर पर चला गया है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत में गोल्ड ईटीएफ का जो निवेश था वो सिर्फ $653 करोड़ रुपए रहा है। ये निवेश घटना विरोधाभासी आपको लग सकता है, क्योंकि जब रिटर्न मिल रहे हैं, जब अच्छा सोना चमक रहा है, तो फिर ये निवेश घट क्यों रहा है? सर, अब मेरा सवाल आपसे है आउटलुक को। सोने की कीमतें अभी चढ़ी हैं, बढ़ी हैं, चमक रही हैं, कब तक ये चमकती रहेंगी? शुभम, $2,000 का जो लेवल है सोने का वो महत्वपूर्ण लेवल है। हालांकि अभी इस तरीके के संकेत हैं कि थोड़ी बहुत नीचे की गिरावट आएगी, पर जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस बन रही हैं वो सोने की कीमत को सपोर्ट देने की स्थिति में है। इसलिए बाजार में लगातार ये कहा जा रहा है कि सोने की कीमत में अगर कोई छोटी मोटी गिरावट आती भी है तो वो शायद खरीद का नया मौका होगा और वहाँ से लोग फिर खरीदने की कोशिश करेंगे। 3 बड़े फैक्टर हैं एक साथ जो सोने की कीमत को सहारा दे रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं। पहला फैक्टर ये है कि अब अमेरिका का फेडरल रिजर्व गहरे असमंजस में है कि उसे ब्याज दरों को लेकर आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके के आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं। एक आंकड़ा ये मौजूद है कि इन्फ्लेशन में थोड़ी सी गिरावट है, पर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं। महंगाई की दर भी 5% से ऊपर अमेरिका में बनी हुई है। दूसरी तरफ इस बात की संभावना है कि दुनिया के कई सारे देशों में अब ब्याज दरें बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा किया जा रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि मंदी आएगी, और उस मंदी की संभावना को देखते हुए, बैंकों के संकट को देखते हुए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, पॉज कर सकता है। इन दोनों के बीच में सोना फंसा हुआ है। अगर ये परिस्थिति मंदी गहराने की तरफ बढ़ती है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो उसका असर में सोने की कीमत पर दिखाई देगा। और इसलिए हमने देखा कि सोने की कीमतों में पिछले एक हफ्ते से $2,000 से ऊपर का स्तर बना हुआ, भारत में 60,000 से ऊपर का स्तर बना हुआ। तेज गिरावट नहीं देखी, थोड़ी बहुत गिरावट देखी है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि दुनिया भर के बैंकर्स सोना खरीद रहे हैं, प्रति सप्ताह के आधार पर सेंट्रल बैंकर सोना खरीद रहे हैं। उसके कारण बाजार में सोने की मांग तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही। और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि बहुत सारे ऐसे देश जिन देशों में अभी भी महंगाई काफ़ी ऊपर है, वहाँ पर सोना हेज के तौर पर अभी भी उपलब्ध है, सेफ हेवन बाइंग के तौर पर अभी भी उपलब्ध है। और इसलिए इन तीनों वजहों से सोने की मांग को लेकर आने वाले समय में आउटलुक अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत बियरिश डाइवर्जेंस कहीं कहीं प्ले करेगा, थोड़ा बहुत दबाव कहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वहाँ से कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना और भी दिखती है।
देश के कई प्रमुख शहरों में दालों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है, जिस वजह से खाद्य महंगाई और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। बीते एक महीने के दौरान कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। एक महीना पहले राजस्थान की जयपुर मंडी में अरहर का दाल का जो भाव था वो 119 रुपये किलो था, जो अब बढ़कर 130 रुपये किलो हो गया है। इस दौरान दिल्ली में अरहर की दाल का भाव 120 रुपये से बढ़कर 126 रुपये हो गया है। इसी तरह देश के कई शहरों में मूंग, मसूर, उड़द की दालों में भी तेजी देखने को मिल रही है। सर, क्यों महंगी हो रही हैं दालें? पिछले अगर आप फरवरी से देखें, फरवरी से अप्रैल के अंत तक, बल्कि मार्च और अप्रैल के महीनों में दाल की कीमत 8 से 10% तक बढ़ चुकी है, कई मामलों में 12% तक बढ़ चुकी है। और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा पैक है पल्सेस का, उसमें चने को छोड़कर बाकी सारी दालों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। यह खरीफ की फसल आने के बाद है, यानी बाजार में मांग और आपूर्ति की चुनौती बनी हुई है और आने वाले समय में भी शायद दाल की शॉर्टेज बाजार में रहेगी। एक और कारक था जिसने दाल की कीमतों को बढ़ावा देने में प्रोत्साहन दिया और शायद इसीलिए जनवरी में इस कीमत की बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने आयात का फैसला किया था और ये कहा था कि आयात इस साल भी किया जाएगा। और ये फैसला भी किया था शुभम कि भारत में पल्सेस का इंपोर्ट या दालों का आयात 2024 मार्च 2024 तक जीरो ड्यूटी पर होगा। यानी सरकार ये मान रही है कि ये पूरा साल दालों की कमी का साल रहने वाला है और इसलिए आयात की नई संभावनाएं देखी जा रही हैं। दिक्कत यहाँ ये है कि दाल के साथ दाल एक बड़ा फैक्टर है। दाल की कीमतें, दाल की महंगाई भारत में लगभग घूम कर हर 6 महीने में आने वाली महंगाई दिखती है, क्योंकि भारत में दालों का उत्पादन मांग से कम है। लेकिन यहाँ पूरी फूड बास्केट महंगी हो रही है, तो उसमें दाल एक ऐसा हिस्सा है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और दालों का आयात कितना होता है इस पर निर्भर करेगा कि बाजार में कीमतें कितनी कम होती हैं। रिटेल महंगाई लगातार आरबीआई के सहनीय स्तर से ऊपर बनी हुई है, तो दूसरी तरफ थोक महंगाई लगातार कम हो रही है। 2% से भी कम रह गई है थोक महंगाई मार्च के महीने में। मार्च के महीने का जो आंकड़ा आया WPI का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो 1.34% आया। ये 29 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च के दौरान सब्जियों की महंगाई में भारी गिरावट आई। इसके अलावा खाद्य तेल, बेस मेटल, स्टील की थोक कीमतों में भी गिरावट आई है। सर, आंकड़ों में और भीतर क्या छिपा है? ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है और आपको ये कई तरह से, जो लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब से देखे समझ रहे हैं, उन्हें कई तरीके से आंकड़ा भ्रम में डालेगा। एक तरफ चिंता इस बात की है कि खाद्य महंगाई या भारत में खुदरा महंगाई 6% से ऊपर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने थोड़ी उसमें रियायत देखी और दूसरी तरफ थोक महंगाई में एकदम तेज गिरावट दिखाई दी। पिछले 4-5 महीनों के दौरान थोक महंगाई दहाई के अंक से घटते घटते 2% के नीचे आ गई। पर जब इसके अंदर आप उतरे तो आपको दिखाई देगा कि यह कहीं ना कहीं स्टगफ्लेशन की परिस्थिति बनती दिख रही। थोक महंगाई किस तरीके का आईना है जहां आप स्टगफ्लेशन को साथ देख सकते हैं। जैसे करीब से देखें, थोक महंगाई के अंदर अगर आप इसकी अंदर की रीडिंग करें तो थोक महंगाई के अंदर जो खाद्य महंगाई का सूचकांक होता है, जिसको WPI फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो पिछले फरवरी की तुलना में मार्च में 5.48% हो गया, जो कि फरवरी में 3.81% था। यानी थोक बाजार में जो खाने पीने वाली चीज़ हैं उनकी कीमतों में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी इस दौरान, जबकि ओवरऑल थोक महंगाई में कमी आई। दूसरी चीज़ ये कि इसमें भी दालों की महंगाई महत्वपूर्ण है। दालों की महंगाई में 3% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दी। हालांकि बाजार में महंगाई काफ़ी ज़्यादा है दालों की, उस दृष्टि से। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें महंगाई घटने की साइड से दिखाई दे रहा है, जो मेटल्स हैं और जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनकी महंगाई में गिरावट आई है, जो मांग घटने का संकेत बन रही है। जब आंकड़े को हम आपको और करीब से देखें तो इस आंकड़े में आपको सारा खाद्य बास्केट, जितना भी खाद्य बास्केट है, उसकी महंगाई की दर हम जैसे सीरियल्स की महंगाई की दर 5% से ऊपर बनी हुई है, धान की महंगाई की दर 7% से ऊपर बनी हुई है, गेहूं की महंगाई की दर 9% से ऊपर बनी हुई है, वेजिटेबल्स की महंगाई में कमी दिख रही है, पल्सेस की महंगाई की दर 3%, लेकिन पल्सेस में बढ़ोतरी दिख रही है। दूसरी चीज़ है कि जो दूध की महंगाई 9% के आसपास बनी हुई है थोक बाजार में। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति सरकार और वित्त मंत्रालय के लिए ज़्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण है, जहां एक तरफ धातुओं की, सेवाओं की, औद्योगिक उत्पादन की मांग घटती दिखाई दे रही है, वहीं खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। थोक महंगाई में जो आपको फूड इन्फ्लेशन बढ़ती दिखाई दी है, खुदरा महंगाई में आगे रिफ्लेक्ट करेगी। और ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक के लिए अभी आराम से चीज़ों को देखने का या महंगाई की पर नियंत्रण हटाने का वक्त नहीं आया है, कम से कम थोक महंगाई में, जो हमें थोक बाजार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं।
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कोर्ट के उस फैसले पर सफाई मांगी है जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि बैंक किसी भी लोन खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले खाता धारक का पक्ष सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को यह फैसला सुनाया था। अब इसी फैसले पर सफाई के लिए स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सर, क्या क्लैरिफिकेशन, क्या सफाई चाहता है एसबीआई? सबसे बड़ी दुविधा इस फैसले के साथ ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी अगर खाते को डिफॉल्ट घोषित किया जाता और उस पर आपराधिक कार्रवाई होती तो उससे पहले उससे बात की जाएगी। ऐसा इसलिए इस पर ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अगर किसी भी खाते को एनपीए डिक्लेयर किया जाता है या वहाँ पर उसमें फ्रॉडुलेंट या उसमें धोखाधड़ी का में क्लासिफाई किया जाता है तो फिर उस व्यक्ति उस कंपनी के साथ बहुत सारी और प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। वो आपराधिक मामले में चला जाता है, उसके खिलाफ जांच शुरू हो जाती है, उसे और भी बैंकों से और बाकी सेवाएं मिलना बंद हो जाती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने ये जानने की कोशिश की है कि यह फैसला प्रोस्पेक्टिवली यानी अगली तारीख से लागू होगा या पिछली तारीख से लागू होगा। अभी मौजूदा परिस्थिति में जिन खातों को फ्रॉडुलेंट घोषित किया गया कहीं वे भी तो इसमें शामिल नहीं हो जाएंगे, नहीं तो फाइलें दोबारा खोली जाएंगी। एक क्लैरिफिकेशन ये मांगा, ये पिटीशन एसबीआई की तरफ से फाइल किया गया। दूसरा ये कि एक और बड़ी चिंता बैंकों की तरफ से इस पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने गई है कि जब डिफॉल्टर कर्ज लेने वाला जो डिफ़ॉल्ट है, जो कर चुकाने से चूकने वाला डिफ़ॉल्ट है, जिसके खाते को फ्रॉड या धोखाधड़ी में रखा गया, वो जब बुलाया जाएगा हियरिंग के लिए तो वो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता है। वो बैंक के फैसले पर, किसी खाते को में धोखाधड़ी घोषित करने पर सवाल उठा सकता है और इस प्रक्रिया को कानूनी तौर पर दूसरी जगह चुनौती दे सकता है, जिससे कि ये पूरी प्रक्रिया कर चुकाने की कानूनी अड़चनों में, उलझनों में फंस सकती है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया। ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इससे बहुत सारे खातों का और भविष्य में आने वाली बैंकिंग गतिविधियों का भविष्य प्रभावित होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर सबकी नज़र रहेगी। स्टार्टअप कंपनियों की परिभाषा को लेकर G20 देशों में एक समान नियम लागू हो सकते हैं। इस साल जुलाई तक G20 देश स्टार्टअप की कॉमन परिभाषा लागू कर सकते हैं। दरअसल अलग अलग परिभाषा होने से कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और इनकी समस्या का समाधान के लिए ऐसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। सर, क्या मुश्किलें आती थी दरअसल अलग अलग परिभाषा होने से? ये भी महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। दुनिया के कई देशों में अलग अलग स्टार्टअप है और उन स्टार्टअप्स में निवेश जो है वो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है, यानी एक देश की कंपनी या निवेशक दूसरे देश के स्टार्टअप में निवेश करते हैं। और जब स्टार्टअप की परिभाषा सामान्य कॉमन नहीं होती तो उनके वैल्यूएशन में, उनके इन्वेस्टमेंट में, उनकी इक्विटी की खरीद में कई तरीके के असमंजस आते हैं। तो G20 देशों का संगठन इस बात पर विचार कर रहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक चल रही है उसमें कि पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स के, खासतौर से G20 देशों के भीतर स्टार्टअप के लिए एक कॉमन परिभाषा तय की जाए। वो परिभाषा सारे देशों पर लागू होगी। परिभाषा क्या होगी इसका स्पष्टीकरण अभी नहीं आया क्योंकि उसे वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन किसे स्टार्टअप माना जाए उसके और यहाँ से बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिलेंगी कि स्टार्टअप मानने वाली कंपनी को कब तक घाटे में माना जाए, उसके वैल्यूएशंस कैसे किए जाएँ, किस क्षेत्र में स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे होता है। अभी जो लोग स्टार्टअप की दुनिया में करीब से देख रहे हैं उन्हें पता है कि वैल्यूएशन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कंपनी कुछ वैल्यू करती है, जब स्टॉक मार्केट में जाती है उसके वैल्यूएशन के तरीके दूसरे हो जाते हैं। बहुत सारे पैमाने हैं। एक कारोबार में वैल्यूएशन का दूसरा पैमाना है, ठीक दूसरे कारोबार में स्टार्टअप है पर उसके वैल्यूएशन का दूसरा पैमाना है। अगर आप डायरेक्ट सेल्स में हैं तो वैल्यूएशन का दूसरा पैमाना है, अगर आप ई-कॉमर्स में हैं तो वैल्यूएशन का एक अलग पैमाना है। इसे ठीक करने की कोशिश चल रही है। सर, इसके अलावा G20 में क्रिप्टो को लेकर भी क्या कोई सहमति बनती दिख रही है? ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कि G20 की भी जो ताजी बैठक हुई है उसमें भारत की तरफ से भी और बाकी दुनिया के देशों की तरफ से भी ये कहा गया कि G20 को लेकर क्रिप्टो एसेट्स के विनियमन के लिए पूरी दुनिया में एक सामूहिक सहमति बननी चाहिए। दुनिया के अधिकांश देश इस वैक्यूम का, इस रेगुलेटरी खालीपन का सामना कर रहे हैं। भारत में कानून नहीं है, आया भी था तो संसद के दरवाजे तक होकर लौट गया। अब ये कोशिश की जा रही है कि दुनिया के देश एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ऐसा इसलिए है शुभम क्योंकि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनका कारोबार अंतर्राष्ट्रीय है, एक देश से दूसरे देश में फैला हुआ है। तो जब तक क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए एक सामूहिक समग्र कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक इसे रोका नहीं जा सकेगा। और इसलिए G20 की बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है कि जब इसका शिखर सम्मेलन होगा तो शायद हमें दुनिया में क्रिप्टो कानून को लेकर एक सहमति बनती दिखाई देगी। इसमें केंद्रीय बैंकों की भी अपनी एक भूमिका होगी। ऑस्ट्रेलिया का मैक्वारी ग्रुप भारत में करीब 9 हाईवे प्रोजेक्ट को बेचने जा रहा है और इसके लिए कई प्राइवेट इक्विटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के साथ बातचीत हो रही है। इनमें क्यूब हाईवे, सेकुलरा इंफ्रा फंड, एक्टिस और KKR जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड शामिल हैं। सर, क्यों एग्जिट कर रहा है इन हाईवे प्रोजेक्ट से? भारत के हाईवे सेक्टर में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो चुनौतीपूर्ण है।
मैक्वारी ने शुरुआती दिनों में जब भारत में सड़कों का निजीकरण शुरू किया गया था और सड़कों को बिल्ट ओन ऑपरेट और ट्रांसफ़र के स्तर पर प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया का ये मैक्वारी समूह भारत में सबसे बड़ा निवेशक था। इस निवेशक ने भारत में कई सारी सड़कें ली थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये समूह उन सड़कों से बाहर निकल रहा है। एक तो ये वजह कि भारत में भी टोल का मॉडल स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। भारत की सबसे बड़ी टोल ऑपरेटर एनएचएआई खुद घाटे में है और गहरे नुकसान में है, और प्राइवेट सेक्टर को अभी उस तरीके के टोल के रिटर्न मिलना नहीं शुरू हो रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सड़कों के विकास को लेकर जो कोशिशें की गई हैं उनके साथ जो कर्ज की चुनौती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैक्वारी समूह अपने पूरे पोर्टफोलियो का पुनर्गठन कर रहा है, ऐसा लगता है। भारत में इस सड़कों को लेकर जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उस हिसाब से मैक्वारी समूह ने इससे पहले आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी कुछ सड़कें बेची थी जो पहले से टेक ओवर की थी, जिन्हें इसमें से कुछ सड़कें अडानी समूह ने खरीदी थी। और अब करीब $1 बिलियन के ऐसे प्रोजेक्ट मैक्वारी समूह बेचने की तैयारी कर रहा है, जिनमें सेक्यूरा, क्यूब हाईवेज और भारत में एडिलवीज ग्रुप भी शामिल होने जा रहा है। ये पहला अपना तरीके का घटनाक्रम है जिसमें हम एक सेकेंडरी सेल देख रहे हैं भारत में रोड एसेट्स की। प्राइमरी सेल सरकार की तरफ से की गई, सरकार ने सड़कें बनाई और उन्हें प्राइवेट सेक्टर को दिया, और एक प्राइवेट सेक्टर का ऑपरेटर अब दूसरे ग्राहकों को से बेच रहा है। यह घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत के रोड क्षेत्र में इससे क्या बदलाव हुए। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भले ही वस्तु निर्यात में कुछ बढ़ोतरी दिखी हो, लेकिन वैश्विक सुस्ती की वजह से मार्च के दौरान वस्तु निर्यात में करीब 14% की भारी गिरावट आई है। मार्च के दौरान देश से करीब 38.4 अरब डॉलर की वस्तु निर्यात हुआ है। भारतीय निर्यात में 10 बड़े बाजारों में से 5 में मार्च के दौरान निर्यात टूटा है। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और जर्मनी को मार्च के दौरान वस्तु निर्यात में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष की अगर आप बात करेंगे 2022-23 का एक्सपोर्ट का आंकड़ा देखेंगे तो 6% की बढ़ोतरी दिखेगी। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान देश से 447 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात हुआ है, लेकिन इस दौरान वस्तु आयात में 16% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कुल 714 अरब डॉलर के वस्तुओं का हमने आयात किया है, और इस तरह जो हमारा घाटा हुआ है वस्तु व्यापार का वो 267 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। आपको ध्यान होगा अभी इस हफ्ते अगर आप मनी 9 के मोबाइल ऐप पर हैं तो जो इकोनॉमी का अंशुमान जी ने बताया उसमें बताया कि जो 2 इंजन हैं भारत के, घरेलू खपत और निर्यात, दोनों धुआं दे रहे हैं। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि इस वित्त वर्ष का जब फीता कट रहा है, जब शुरुआत हो रही है, तो वो बहुत अच्छी नहीं हो रही है, कम से कम दूसरे इंजन के तौर पर। सर, पहला सवाल मेरा कि निर्यात में वस्तु निर्यात की जो स्थिति है वो क्या बनती दिख रही है? शुभम, निर्यात के आंकड़े भी लगभग वैसे ही हैं जैसे कि महंगाई के, आज थोक महंगाई के आंकड़े आए और हमने भीतर उतर कर आपको बताया कि ऊपर से आपको जो निर्यात महंगाई में कमी दिख रही है वो दरअसल अंदर नहीं है। निर्यात के आंकड़ों में एक तो पिछले साल के पूरे साल का जो आंकड़ा उसमें केवल 6% की ग्रोथ है, जो भारत की जरूरतों के हिसाब से भी कम है। भारत की जीडीपी की विकास दर के आधार पर भी कम है। दुनिया की ट्रेड के ग्रोथ को भी देखते हुए भारत की निर्यात की जरूरतों के हिसाब से कम है। सर शुभम ने आपको इशारा किया कि आप इकोनॉमिक में समझ सकते हैं कि निर्यात कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए इस साल की अर्थव्यवस्था में। इन आंकड़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात है, जो कि भारत के एक्सपोर्ट या की दृष्टि से सबसे बड़ी दरार है, वो ये है कि भारत में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्शन लगातार 3 महीने से हो रहा है, यानी सिकुड़ रहा है। भारत का निर्यात बढ़ने के बजाय घट रहा है कॉन्ट्रैक्शन में, और मार्च में ये सबसे स्टीप कॉन्ट्रैक्शन था, करीब 14% का कॉन्ट्रैक्शन था। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद भारत में अचानक निर्यात में गिरावट शुरू हुई और गिरावट के साथ वो कॉन्ट्रैक्शन मोड में चला गया। और इसलिए हमने शुरुआत के 2-3 महीनों में जो बढ़ोतरी देखी थी उसी के आधार पर 6% की विकास दर दिखाई दे रही। बाद के 3-4 महीनों में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा। यह कॉन्ट्रैक्शन चुनौतीपूर्ण है। उसकी वजह यह कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भारत के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है इस समय, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर विकास दर में गिरावट है, मांग में गिरावट दिखाई दे रही। और ये एक्सपोर्ट एक साथ, मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट एक साथ कई सारे सेगमेंट्स में गिरा है, सारे सेगमेंट्स में। और दूसरी चिंता की बात है, ये ढांचागत समस्या है एक्सपोर्ट्स की। तो हम एक तरफ $400 बिलियन के निर्यात की बात कर रहे हैं, पर जो भारत के एक्सपोर्ट्स के ढांचे में समस्या वो दिख रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दिख रहा है शुभम, केवल लो स्किल उत्पादों में ही नहीं, जो कि लेदर या गारमेंट है, पूरा हाई एंड लो स्किल, यानी जो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री से आने वाले, मशीन इंडस्ट्री से आने वाले उत्पादों का निर्यात है वो भी गिरा है, और लो स्किल उत्पादों का भी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का भी, इनका सबका निर्यात एक साथ गिरा है। यानी पूरी एक्सपोर्ट की बास्केट दुनिया के बाजार में
अब उस तरीके की डिमांड नहीं ले पा रही है जैसा हमें दिखाई दे रहा है। चिंता इसलिए है क्योंकि जैसा शुभम ने कहा कि साल की शुरुआत दो भविष्यवाणियों के साथ हुई, दो फोरकास्ट के साथ हुई। एक WTO ने कहा कि दुनिया में आर्थिक विकास दर गिरेगी, ट्रेड की विकास दर गिरेगी। IMF ने कहा कि दुनिया में ट्रेड की विकास दर गिरेगी। तो भारत जब घटती हुई व्यापार की विकास दर की वाले जोन में पहुंच रहा है तब उसका निर्यात और ज़्यादा गिरा हुआ है। इसलिए अगले साल के आर्थिक विकास दर को लेकर तमाम तरीके के सवाल इस रोशनी में उठेंगे। सर, अगर आप कंट्रीज की बात करें, देशों की बात करें, तो अलग अलग कितने देशों में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है? यहाँ भी बिल्कुल वही स्थिति, वही चौंकाने वाली स्थिति है। भारत के जो 5 टॉप डेस्टिनेशंस हैं जहां भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, भारत से होने वाला जो सबसे बड़ा निर्यात है, जो 5 सबसे बड़े देश हैं जिन 10 सबसे बड़े देश हैं, उनमें से 5 बाजारों में भारत के निर्यात में गिरावट आई है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम UAE कहते हैं, बांग्लादेश, जर्मनी और हांगकांग। इन सारे देशों में जो 10 प्रमुख बाजार थे उनमें से 5 बाजारों में भारत की मांग में गिरावट आई है, भारत के निर्यात की मांग में गिरावट आई है। अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट है, अभी भी सबसे बड़ा मार्केट बना हुआ है निर्यात की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर निर्यात में हमें गिरावट दिख रही है। UAE में गिरावट चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत ने अभी एक FTA साइन किया है। उसके नतीजे और आंकड़े हमें फिलहाल अभी तात्कालिक तौर पर पिछले 2-3 महीनों में निर्यात में बढ़ोतरी के तौर पर नहीं दिखाई दिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर बाद में आएगा, लेकिन अभी आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें करीब 12.6% का डिक्लाइन, गिरावट आई है संयुक्त अरब अमीरात के निर्यात में। और यह बेहद महत्वपूर्ण इंडिकेटर है क्योंकि ये पहला भारत का मुक्त व्यापार समझौता था जहां से बोहनी अच्छी नहीं दिख रही है, जिसका असर हमें भारत के निर्यात पर अच्छा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश, जर्मनी, हांगकांग को, बांग्लादेश को भारत का निर्यात 28% गिरा, जर्मनी को निर्यात 24% गिरा और हांगकांग को भारत का निर्यात करीब 28% गिरा है। तो ये दूसरा आंकड़ा ये बता रहा है कि ये वो अर्थव्यवस्था है शुभम जहां मंदी की संभावना है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में मंदी की संभावना है, तो वहां के बाजारों में मांग और कम होगी। सर, तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब जैसी शुरुआत हो रही है गिरावट के साथ, आपको क्या लगता है अगले वित्त वर्ष की या मौजूदा वित्त वर्ष की जो आर्थिक विकास दर है उस पर इसका कितना असर होगा? भारत की आर्थिक विकास दर को इस साल जो दूसरा इंजन है, जो एक्सपोर्ट का इंजन है, उसका बड़ा सपोर्ट चाहिए क्योंकि घरेलू स्तर पर मांग बढ़ने के बावजूद हमने GDP में बढ़ोतरी नहीं देखी। हमने विस्तार से इस पर चर्चा पिछले इकनॉमी मोबाइल ऐप पर जो इकनॉमिक है उस पर की है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। इस साल भारत को सबसे ज़्यादा उम्मीद इस बात की रहेगी कि उसका एक्सपोर्ट रिवाइव कर जाए, निर्यात रिवाइव कर जाए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ना शुरू हो। भारत के GDP में जो ट्रेड टू GDP रेशियो है वो, अगर आप वॉल्यूम के नंबर में देखें तो भारत का निर्यात बढ़ा है, पर ट्रेड टू GDP रेशियो लगातार गिर रहा है। और पिछले साल कोविड के दौरान, 2 सालों के दौरान निर्यात में थोड़ी बेहतर बढ़ोतरी के बाद भी अभी ट्रेड टू GDP रेशियो 2014 के पहले के स्तर से नीचे बना हुआ है। और इसलिए भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए और उसे 6% तक रोकने के लिए भारत के निर्यात में कम से कम 2.5 के अंकों की बढ़ोतरी तो ज़रूरी है। डबल डिजिट की ग्रोथ इस साल जरूरी है, पर वो कैसे आएगी ये अभी मौजूदा परिस्थिति में स्पष्ट होता नहीं दिख रहा है। बिजली वितरण कंपनियों के घाटों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका कुछ असर दिखने लगा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पहली बार कई राज्य सरकारों ने अपनी बिजली वितरण कंपनियों को यानी डिस्कॉम को सब्सिडी का 100% पैसा दिया है, भुगतान किया है। डिस्कॉम पर भारी कर्ज की शुरुआत राज्यों की तरफ से सब्सिडी नहीं दी जाने से ही हुई थी, लेकिन अब राज्य सरकारें अपनी बिजली कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान करने लगी हैं, जिस वजह से डिस्कॉम की आर्थिक सेहत कुछ सुधरती दिख रही है या दिखेगी, इसकी उम्मीद कम से कम बढ़ गई है। सर, कितनी सब्सिडी का भुगतान हुआ है और क्या उम्मीद बनती दिख रही है? ये अपने तरीके की पहली खबर है बिजली क्षेत्र से, जो फिलहाल डिस्कॉम की सेहत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कुछ चीज़ें डिस्कॉम के सेक्टर में बदलाव की तरफ हमें संकेत देती है। तो अगर ये रुख आगे चलकर स्थायी होता है, जो आंकड़े बता रहे हैं 2021-22 में जो टोटल सब्सिडी थी बिजली राज्य सरकारों पर जो उन्हें बिजली वितरण कंपनियों को देनी थी, वो करीब 1.78 ट्रिलियन रुपीज़ या लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, जिसके बदले पुराना एरियर मिलाकर राज्य सरकारों ने बिजली वितरण कंपनियों को 1.83 लाख करोड़ रुपए दिए, यानी पिछला एरियर भी दिया और 2021-22 की सब्सिडी का 100% भुगतान कर दिया गया। ये सब्सिडी क्या है ये समझना जरूरी। सब्सिडी वो सब्सिडी है जो सरकारें अपनी बिजली वितरण कंपनियों को सस्ती बिजली देने के लिए करती हैं। और जब हम इस पर राजनीति सुनते हैं और लगता है कि एक स्टेट में दी जा रही, दूसरे स्टेट में नहीं दी जा रही, तो ये सच नहीं। ये पूरे देश में दी जाती है और हर राज्य सरकार अपने यहाँ बिजली पर सब्सिडी देती। वही सब्सिडी की बकायदारी डिस्कॉम्स को या बिजली वितरण कंपनियों को बीमार करती है।
तमाम कोशिशों के बाद, दबावों के बाद और यहाँ तक कि धमकियों के बाद कि अब केंद्र सरकार की तरफ से ये तक कहा गया कि बिजली वितरण कंपनियों को बिजली नहीं मिलेगी। बिजली उत्पादक जो जेनकोज हैं, जो बिजली उत्पादन कंपनी हैं, वो बिजली नहीं देंगी अगर उनके बकाये नहीं चुकाए जाएंगे। राज्य सरकारों को अपने बजट से ये पैसा देने के लिए की कोशिश करनी पड़ी और इस हिसाब से इस साल कम से कम पिछले साल की सब्सिडी देनदारी निकलती दिखाई दे रही है। 6 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये प्रमुख स्टेट्स हैं जिनके ऊपर जिनका जिनकोस पे और डिस्कॉम्स पर सबसे ज़्यादा ड्यू है। ऐसा जो आंकड़े हमें बिजली विभाग के पोर्टल से मिले हैं, जिसको कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो पोर्टल है उससे मिले हैं, उसके हिसाब से लगभग 95% सब्सिडी का भुगतान ज़्यादातर जगह हो गया है। 24 राज्यों ने जो सब्सिडी डिस्कॉम को देते हैं उनमें 10 ने लगभग 100% अपनी सब्सिडी चुका दी है, जबकि बाकी 7 राज्यों ने और 5 राज्यों ने करीब 93 से 95% सब्सिडी की बकायदारी दे दी है। और इस सूरत में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन गर्मियों में डिस्कॉम्स के पास थोड़ा पैसा रहेगा, जिससे कि बिजली वितरण कंपनियों को पैसा दे पाएंगी और वो समय पर कोयला खरीद पाएंगी। फूड डिलीवरी जोमेटो के ग्रोसरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट की तरफ से डिलीवरी पार्टनर्स की फीस में कटौती के बाद हुए विरोध की वजह से पिछले हफ्ते दिल्ली एनसीआर में ब्लिंकिट के कई स्टोर बंद हो गए। डिलीवरी पार्टनर्स की सेवा ठप होने की वजह से पिछले हफ्ते ब्लिंकिट के कई यूज़र्स को ग्रोसरी डिलीवरी की सर्विस नहीं मिल पाई थी। सर, इस झगड़े की वजह क्या है, क्यों ये हड़ताल हुई और इसका अन्य स्टार्टअप पर क्या असर पड़ेगा? शुभम, ये बड़ा घटनाक्रम है। भारत में गिग वर्कर्स की तरफ से पहली बार इस तरीके की का आंदोलन और इस तरीके की का विरोध प्रदर्शित किया गया है और उसकी वजह ये हुई कि जोमेटो ब्लिंकिट के स्टोर बंद हो गए। झगड़े की वजह, विवाद की वजह ये थी कि कंपनी ने, ब्लिंकिट ने अपने जो डिलीवरी बॉयज थे या डिलीवरी एजेंट्स थे उनको मिलने वाला कमीशन 50 रुपये से घटाकर 25 रुपये कर दिया और इसके कारण धीमे धीमे इसमें जो ब्लिंकिट और बाकी उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी थे उनके बीच में संतोष हुआ। फिर उन्होंने इसका विरोध करके ब्लिंकिट के सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया और दिल्ली में ब्लिंकिट के स्टोर से डिलीवरी बंद हो गई। ये सिर्फ एक हिस्से की घटना नहीं है, इससे पहले हमने उबर और ओला में भी इस तरीके के घटनाक्रम देखे थे। अब यहाँ एक अजीब सी जद्दोजहद शुरू हो रही है गर्मियों के साथ। इस गर्मियों में ई कॉमर्स कंपनियों को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और गर्मियों में डिलीवरी बॉयज़ को ज़्यादा होम डिलीवरीज करनी पड़ती हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, उन्हें ज़्यादा बेहतर कमीशंस चाहिए, बट कंपनियां अभी उसको देने की स्थिति में नहीं है। हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स कैश बर्न कर रही हैं, ह्यूज कैश बर्न में फंसी हुई हैं और इसलिए वो अपनी लागत में कटौती कर रही हैं और लागत की कटौती गिग वर्कर्स को मिलने वाले कमीशन के तौर पर उन्हें जो मजदूरी या मेहनताना दिया जाता उसमें कटौती के तौर पर किया जा रहा है। जैसे कि ब्लिंकिट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो गिग वर्कर्स हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें पहले 1200 रुपये के आसपास एक दिन में मिलते थे, लेकिन नए कॉस्ट स्ट्रक्चर के बाद उन्हें केवल 600 से 700 रुपये ही केवल मिल पाएंगे। ये जो ई कॉमर्स कंपनियां और पूरी डिलीवरी कंपनियां हैं, इनकी रीढ़ ये डिलीवरी सिस्टम, ये नेटवर्क ही है और अगर वो इसके लिए कीमत बढ़ाती हैं या उन्हें ज़्यादा बेहतर पैसे देती हैं तो इससे कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स पर उनके कैश बर्न पर उनका कैश बर्न बढ़ेगा। ये जद्दोजहद शुरू हो रही, गिग वर्कर्स पर और बाकी कोई कानून नहीं लागू होते हैं, इसलिए इनको मिलने वाले जो कमीशंस हैं उनका भी कोई स्टैंडर्ड ढांचा नहीं है। अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग सेवाओं में अलग अलग तरीके से कमीशन दिया जाता है। चलिए अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। अदानी समूह से जुड़ी आज 3 बड़ी खबरें आई। खबरें दरअसल 2 थी और एक बड़ी सूचना आई जो आरटीआई के माध्यम से किसी ने सेबी से पूछा था और सेबी ने उसकी जानकारी दी। लेकिन इससे पहले चलते हैं बाजार की तरफ। शेयर बाजार में लगातार 8-9 दिन से तेजी देखने को मिल रही थी। आज का सत्र बाजार में गिरावट वाला था। आज सुबह एक समय ऐसा था जब सेंसेक्स में 900 पॉइंट की गिरावट आ गई थी। हालांकि बाजार वहां से रिकवर हुआ और 500 पॉइंट नीचे बंद हुआ। निफ्टी में जो गिरावट थी वो 121 पॉइंट की थी। लेकिन इस गिरावट वाले सत्र में भी अदानी समूह में कुछ तेजी देखने को मिली। 10 में से 7 कंपनियां बढ़त के साथ बंद हुई। आज बाजार में इंडेक्स में गिरावट की जो मेन वजह थी वो थी दरअसल इन्फोसिस बड़ा काउंटर था, हैवी वेट था। इन्फोसिस में गिरावट आई तो सेंसेक्स निफ्टी गिरे। लेकिन ओवरऑल अगर आप बाजार देखें तो उसकी ब्रेथ इतनी खराब नहीं थी, वहां इतनी दिक्कत नहीं थी और इसीलिए शायद अदानी समूह की 10 में से 7 कंपनियां बढ़त के साथ बंद हुई। एसीसी, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट सब में आधे से 1% की बढ़त थी। अदानी टोटल में सबसे ज़्यादा तेजी थी, करीब 3.5% से ज़्यादा की। अदानी ट्रांसमिशन भी 1% करीब बढ़ के बंद हुआ। जो गिरावट जहाँ थी वो थी अदानी विलमेयर, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी। यहाँ आधे से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं
खबरों का। तो पहले आपको जानकारी बताते हैं। अदानी समूह से जुड़ी आज 3 खबरें हैं। पहला ये कि शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि उसे उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ खरीदा था। सेबी ने आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी। आरटीआई में सेबी से पूछा गया था कि अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ किस निवेशक ने कितना पैसा लगाया था। साथ में यह भी पूछा था कि अदानी समूह की तरफ से एफपीओ रद्द करने के बारे में क्या सेबी को कोई जानकारी दी गई थी। अदानी एंटरप्राइजेस ने जनवरी में एफपीओ लॉन्च किया था। दरअसल एफपीओ पूरा सब्सक्राइब भी हो गया था, लेकिन अदानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जैसे शेयरों में गिरावट आई, उससे खुद को पीछे कर लिया और कहा कि भाई निवेशकों को हो रहे घाटे को देखते हुए, उनके हितों की रक्षा को देखते हुए हम इस एफपीओ को रद्द करते हैं। ये थी जानकारी। अब आइए आप पहली बड़ी खबर पर। यह खबर काफ़ी बड़ी है। अदानी समूह के मामले में शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने जांच में तेजी ला दी है और जांच का जो दायरा था वो बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च की शुरुआत में सेबी को अदानी मामले में जांच का निर्देश दिया था और 2 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन को देखते हुए सेबी ने जांच का दायरा भी बढ़ाया और इसमें तेजी भी ला दी। दायरा कितना बढ़ा, क्या तेजी आई, ये बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दूसरी खबर बता दें। सरकार की ओर से एक बयान आया। सरकार की ओर से ऐसा बयान पहली बार आया और ये कहा गया कि अदानी समूह पर कोई भी कार्यवाही करने से पहले हम दोनों रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं और ये कहा गया कि जांच पूरी हो जाएगी, जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब हम आगे की जांच करेंगे। तो पहले बात आगे की कार्यवाही करेंगे। तो सर, पहले बात जो सेबी ने जांच का दायरा बढ़ाया है, दायरा क्या बढ़ाया है, क्या क्या नई चीजें पूछी जा रही हैं? शुभम, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को एक डेडलाइन दी है। मई के पहले हफ्ते तक सेबी को भी अपनी रिपोर्ट देनी और सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब वो उल्टी गिनती शुरू हो रही है अडानी समूह के जांच और पड़ताल को लेकर, जो आने वाले समय में लगातार और तेज होगी, क्योंकि उस समय निर्धारित होकर करीब आ रहा है। जो संकेत हमें मिल रहे हैं बाजार से, सेबी 3-4 महत्वपूर्ण मामलों की जाँच कर रहा है अडानी समूह के मामले में। एक तो वही सबसे ज़्यादा विवादित मामला जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का मामला है, जिसको लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। इसके बाद लगातार पिछले 3-4 महीने से तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अडानी समूह ने अपने ही समूह के, अपने ही परिवार के लोगों की कंपनियों से क्या अपने स्टॉक मार्केट में, अपने स्टॉक्स में ट्रेड कराया था, शेयर कराया था, इसकी जांच की जाएगी। सेबी इस मामले में जो भी कहती है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अडानी समूह के स्टॉक के लिए और अडानी समूह के भविष्य के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अडानी समूह ने जो सेबी के पास अलग अलग समय की अपनी फाइलिंग्स में जो डिस्क्लोजर्स किए हैं, जो एक कंपनी को भारत में करने पड़ते हैं नियामक व्यवस्था के तहत, जो नंबर्स दिए हैं, जो रिजल्ट्स बताए हैं, जो जानकारी दी है, उस जानकारी की पड़ताल सेबी कर रही है कि क्या वास्तविकता उससे अलग है या वही आंकड़े हैं जो दिए गए, इनके भीतर की वास्तविकता क्या है। को याद होगा कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी बहुत सारी जानकारियां दी जिसमें तमाम कंपनियों के बारे में जो दावे किए गए थे, उन दावों पर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया था। तो यह हिस्सा निकलकर बाहर सामने आने के बाद ये स्पष्ट होगा कि अडानी समूह के कामकाज में क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके की अपारदर्शिता और आरोप कितने सही थे। सेबी ने इस जांच की प्रक्रिया और रफ्तार तेज कर दी है। याद दिलाते चलें कि सेबी ने की प्रमुख ने भी हाल में ही संसद की एक समिति के सामने भी ये कहा था कि सेबी अपनी जांच की प्रक्रिया को तेज कर रही है। और तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा जहां सेबी की रिपोर्ट और सेबी की तरफ से जानकारी का इंतजार रहेगा, वो उन ऑफशोर कंपनियों के बारे में होगी जो विदेश में हैं और जो अडानी समूह के साथ जुड़ी हुई हैं, अडानी समूह का निवेश में निवेश करती हैं या अडानी समूह के कारोबार का से जुड़ी हुई हैं। इनके बारे में सेबी क्या कहता है ये पता चलेगा। ये 3 बड़े हिस्से हैं जहां से जांच की संभावना आती दिखाई दे रही है। सर, पहली बार जांच के बाद कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। किस तरीके की जांच या कार्रवाई हो सकती है? आज इस तरीके की खबरें आई कि सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अडानी समूह पर कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट 2 मई के आसपास, मई के पहले हफ्ते में आएगी, लेकिन सरकार उन दोनों रिपोर्ट्स का, सेबी और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो तय करेगी कि इस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई का पता नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारे आयाम हैं जो सामने निकल कर आएंगे, पर कंपनी मामलों का मंत्रालय की तरफ से आया हुआ ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार भी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई के लिए किसी परिस्थिति में तैयार हो रही है। लेकिन इसमें सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानना शुभम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का आदेश देगा इस पूरे मामले में, पारदर्शिता को लेकर, अडानी समूह के कामकाज को लेकर, उसके आधार पर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि मामला अदालत के पास है। इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सर्विस सेक्टर के खुलने और ई कॉमर्स व्यापार में हुई बढ़ोतरी की वजह से क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च में 47% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 14 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और अकेले मार्च के दौरान 1,37,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बीते एक साल के दौरान देश में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है, जिस वजह से भी क्रेडिट कार्ड खर्च में बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 के दौरान 1.16 करोड़ नए क्रेडिट कार्ड जुड़े हैं और मार्च अंत तक आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा 8.5 करोड़ तक पहुंच गया है। दुनिया का बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब तेल में हो रही कमाई का इस्तेमाल गैर तेल कारोबार को बढ़ाने में कर रहा है। रविवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी तेल कंपनी अरामको की 4% हिस्सेदारी सऊदी सरकार के वेल्थ फंड की एक इकाई में ट्रांसफ़र कर दी है। कुछ याद आया होगा वो इकोनॉमिकम, जिसमें हमने कहा था कि जो ये सऊदी के फंड्स हैं, ये जो सुल्तानों के फंड हैं, इनकी ताकत बढ़ रही है और ये दुनिया के तमाम व्यापारों में अपने पैर पसार रहे हैं। अगर याद नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इकोनॉमिकम का ये लिंक देखिए जो इसमें पड़ा है और आपको सारा किस्सा समझ आ जाएगा। फिलहाल सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और उसकी 4% हिस्सेदारी की कीमत करीब 78 अरब डॉलर है। सऊदी अरामको की वैल्यूएशन करीब 1.94 ट्रिलियन डॉलर की है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश के सभी म्यूचुअल फंड के दायर कुल कंपनी जो AUM है वो बढ़कर 40 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में ये आंकड़ा 37,70,000 करोड़ रुपए का था। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन यानी एमफी के आंकड़े बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए आने वाले निवेश में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से AUM बढ़ा है। केवल मार्च में 14,000 करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो आया है सिप के जरिए। सर, आपकी कोई टिप्पणी? दो महत्वपूर्ण खबरें हैं झटपट पे और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्रेडिट कार्ड का खर्च बढ़ना, क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़ना दो तरह से संकेत देता है। एक तरफ तो ये इस तरीके का संकेत है कि लोग खर्च कर रहे हैं बाहर, हालांकि वो खर्च में कहीं सेकेंडरी डिमांड में रिफ्लेक्ट नहीं होता। पर एक सवाल जो पड़ताल के लायक है, जिसे समझना ज़रूरी है कि इस समय महंगी ब्याज दरों के बीच में भी क्रेडिट कार्ड पर होने वाला स्पेंड क्या कहीं लोग ग्रॉसरी खर्च करने में या लोन की किस्त चुकाने में तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतने महंगे ब्याज दरों पर क्रेडिट कार्ड से होने वाली खरीद उस चिंता की तरफ इशारा करती, जिसका जिक्र अलग अलग रिपोर्ट्स में रिजर्व बैंक ने भी संकेत दिया था कि भारत में जो पर्सनल क्रेडिट है, खासतौर से जो क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाला लोन है, वो बढ़ा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से स्पेंड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, खरीदारी में खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, ये दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सऊदी अरामको की है। सऊदी अरामको की हिस्सेदारी के साथ सऊदी अरब अपने सॉवरेन वेल्थ फंड को, जिसे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कहता, उसे और मजबूत करने जा रहा है। सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड को लेकर हाल फिलहाल में कई सारे घटनाक्रम हुए जिन्हें आप इकोनॉमिकम के में देखकर जान सकते हैं, जिसका जिक्र शुभम ने आपसे किया है। फिलहाल मनी सेंट्रल में इतना ही। कल मनी सेंट्रल लेकर फिर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको जुड़ना है हेलो मनी 9 में। हेलो मनी 9 से जुड़ी एक खास बात यह है कि हेलो मनी 9 अब दिन में एक बार नहीं 2 बार आएगा। जी हाँ, हेलो मनी 9 का एक एपिसोड आएगा दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक्स की बात होगी, शेयर बाजार की बात होगी। और दूसरा जो हेलो मनी 9 है वो आया करेगा 4 बजे। कल से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल 4 बजे वाले कार्यक्रम में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके जो भी सवाल होंगे, पर्सनल फाइनेंस में भी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े, राइडर से जुड़े अगर कोई सवाल होंगे, अगर आप पूछना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का कोई राइडर खरीदूं नहीं खरीदूं, किसका फ़ायदा किसका नुकसान, उसका प्रीमियम जो बढ़ रहा है क्या उस राइडर के लिए ठीक है नहीं है, तो आपके सवालों का जवाब देने आ रहे हैं सिद्धार्थ सिंघल। ये पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस के हेड हैं। ये आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। 9311211874 पर अपने सवाल भेज दीजिए। ये बड़ी जानकारी है कि अब दिन में आप एक नहीं 2 बार अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। स्टॉक से जुड़े सवाल दोपहर में 1 से 2 और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवाल, जिसमें हर दिन हम आपको नया मुद्दा लेकर आएंगे, उससे जुड़े सवाल आप शाम को 4 से 4:30 के बीच पूछ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।